हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपन एंटीबायोटिक से रिलेटेड सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, उसी सीरीज में आज जो अपन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो है जीआईटी इन्फेक्शंस एंड उसमें हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जीआईटी इन्फेक्शन, जैसा आप जानते हो, जो मोस्ट कॉमन जीआईटी इन्फेक्शन है दोस्तों वो है डायरिया। कुछ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन लाइक बिलियरी इन्फेक्शन हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, या अदर लीवर इन्फेक्शन लाइक अमीबिक लीवर एब्सिस हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड साल्मोनेला एंटेराइटिस हो सकता है पेशेंट को। तो दोस्तों इसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे, जो आज अपन मेन जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसी के बारे में आज अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन लर्न करेंगे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। दोस्तों जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसका जो कॉज है वो है वायरल कॉज है, मेनली एंटेरोटॉक्सिजेनिक, ई कोलाई या रेयरली स्टेफ ऑरियस से भी हो सकता है। तो जैसा आप जान रहे हो कि अगर वायरल कॉज है तो कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, ये आप जान गए हो कि भाई वायरल कॉज है तो एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं है। तो अपन जनरली अगर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो उसमें अपन कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, गट में जाके एंटेरोटॉक्सिन्स जो हैं टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और वो जो बैक्टीरिया है सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं। तो जो गट में टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसी की वजह से पेशेंट को डायरिया हो जाता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया पेशेंट की सेल में एंटर नहीं कर रहा है तो भी दोस्तों हमें एंटीबायोटिक देने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जो डायरिया हो रहा है वो बैक्टीरिया की सेल में एंट्री की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि जो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहा है गट के अंदर, अपनी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल ट्यूब है उसके अंदर जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है उसकी वजह से डायरिया हो रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो सेल के अंदर है ही नहीं। अगर आप एंटीबायोटिक देंगे भी तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि वो सेल के अंदर इंटर नहीं है, वो केवल जो गट ट्यूब है पेशेंट की उसके अंदर है और वहीं पे वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, उसी की वजह से डायरिया हो रहा है। तो पहली चीज, ऐसे केस में जो डायरिया है वो अच्छा है। क्यों अच्छा? इन द सेंस कि जो बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स रिलीज करे, वो जो गट ट्यूब के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो डायरिया या मोशन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए ये डायरिया अच्छा है, इसको रोकना नहीं है। अपन को ऐसी दवाई नहीं देनी है जो कि इस डायरिया को रोके। जैसे अपन कई बार लोपेरामाइड देते हैं जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम करती है और अपने जो मोशन है उसको रोक देती है। तो हमें इसमें लोपेरामाइड भी यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएंगे तो अपना पेशेंट का डायरिया ठीक जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप अगर उनको टॉक्सिन्स को अपन लोपेरामाइड दे के अंदर ही शरीर में रोकेंगे तो वो फिर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज वायरल है, तो भी अपने को एंटीबायोटिक नहीं देना है। सेकंड, अगर कभी एंटेरोटॉक्सिजेनिक अगर ई कोलाई या स्टेफ ऑरियस है तो उसमें भी जनरली जो बैक्टीरिया है सेल्स के अंदर इंटर नहीं करता है, जो अपनी गट ट्यूब है उसी के अंदर टॉक्सिन रिलीज करता है, उसी की वजह से डायरिया होता है। तो इस केस में भी दोस्तों अपने को एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो सेल के अंदर इंटर नहीं करता, और जब तक बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा तो अपन उसको जो भी एंटीबायोटिक देंगे तो उस पर कोई असर नहीं करेगी। तीसरी बात, इसमें अपने को लोपेरामाइड भी नहीं देना है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं गट ट्यूब के अंदर वो डायरिया के थ्रू बाहर निकल जाए तो वो उसके लिए बेटर है। तीसरा, फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या देना है। अपने को एंटीबायोटिक नहीं देना है तो ट्रीट तो करना पड़ेगा पेशेंट को। तो दोस्तों अपने को केवल और केवल पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। पेशेंट को जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको ठीक करना है, तो उसके लिए अपने को ओआरएस देना है, और एंटीबायोटिक का कोई इसमें रोल नहीं होता है अनलेस पेशेंट को डिसेंट्री नहीं है। तो डिसेंट्री अभी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा आप देखिए, अगर पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज वायरल कॉज में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लेकिन या फिर पेशेंट को एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई या रेयरली स्टेफ ऑरियस होता है, तो इनमें भी जो उल्टी दस्त होते हैं उसमें क्या बैक्टीरिया गट में टॉक्सिन रिलीज कर देता है और सेल में एंटर नहीं करता है। इस टॉक्सिन से ही डायरिया वोमिटिंग होता है। दैट्स वाई नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक।
बल्कि ये डायरिया अच्छा होता है क्योंकि ये टॉक्सिन एंड बैक्टीरिया को गट से बाहर निकाल देता है। इसलिए मोशन को रोकने वाली दवाई जैसे कि लोपेरामाइड वो भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात, इस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या करना है, केवल पेशेंट को ओरल डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है, रिहाइड्रेट द पेशेंट को ओआरएस देना है। नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक अनलेस देयर इज डिसेंट्री बिकॉज बैक्टीरिया सेल के अंदर ही नहीं है। ये मैं सब आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट दोस्तों, अब अपन बात करेंगे अगर पेशेंट के जो बैक्टीरिया है जो भी उसको डायरिया कर रहा है, अगर वो सेल में एंट्री कर जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्री। तो अब डिसेंट्री दो टाइप से हो सकती है पेशेंट को, या तो बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर कर गया या पेशेंट के अंदर पैरासाइट एंटर कर गया। अगर पेशेंट के सेल्स के अंदर पैरासाइट एंट्री कर गया तो जो डायरिया होगा उसके साथ म्यूकस आएगा। तो जो डिसेंट्री, अब उसको डायरिया नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे डिसेंट्री। अगर बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर कर जाता है तो जो उसके बाद जो डायरिया नहीं बोलते अपन, उसको डिसेंट्री बोलते हैं। तो अगर पेशेंट के सेल के अंदर बैक्टीरिया एंट्री कर गया तो उसके जो डायरिया के साथ ब्लड आएगा तो उसको बोलेंगे अपन बैसिलरी डिसेंट्री। और अगर पेशेंट के सेल के अंदर अमीबा एंट्री कर गया, अमीबिक इन्फेक्शन है, उसको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये इन्फेक्शन है दोस्तों, तो उसके जो डायरिया है उसके साथ म्यूकस आएगा। तो दो तरह की डिसेंट्री होती है दोस्तों। अगर बैक्टीरिया सेल में एंट्री कर जाएगा तो इट विल लीड डिसेंट्री। अगर बैक्टीरिया है तो बैसिलरी डिसेंट्री होगी और पेशेंट के डायरिया के साथ ब्लड आएगा। अगर पैरासाइट है लाइक अमीबा या एंटमीबा हिस्टोलाइटिका तो पेशेंट के म्यूकस आएगा। अब दोस्तों पेशेंट को जैसा मैंने बताया, अगर पेशेंट को सिंपल डायरिया है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो अपन उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को डिसेंट्री है दोस्तों, या तो उसको ब्लड आ रहा है या उसको म्यूकस आ रहा है, तो दोस्तों अपने को एंटीबायोटिक थेरेपी देना पड़ता है। तो कौन सी एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं दोस्तों? अगर बैसिलरी डिसेंट्री है, पेशेंट के डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है, तो अपन उसको सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट या सिप्रोफ्लोक्सासिन जो ड्रिप आती है, इंजेक्शन आता है 100 ml की बोतल, वो देते हैं 500 मिलीग्राम बीडी के हिसाब से। और अमीबिक डिसेंट्री है तो दोस्तों उसको मेट्रोनिडाजोल देते हैं 400 मिलीग्राम बीडी देते हैं उसको, तो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, या 100 ml की इसकी भी छोटी बोतल आती है तो दे सकते हैं। दोस्तों जो मेट्रोनिडाजोल है वो क्या है, उसका टेस्ट कैसा होता है, मेटेलिक होता है, और दूसरा दिन में 3 बार देना पड़ता है। इसलिए अपन उसकी जगह आजकल ऑर्निडाजोल दे सकते हैं, जो उसका जो टेस्ट भी बेटर होता है और बीडी डोज उसका देना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर कोई और एंटीबायोटिक देनी है तो इमिडाजोल दे सकते हैं, उसमें आईवी इमिडाजोल, या फिर अपन कॉम्बिनेशन में दवाई दे सकते हैं ओफ्लॉक्स एंड ऑर्निडाजोल, जो अपन देते हैं O2 टैबलेट वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओफ्लॉक्स जो है वो बैसिलरी डिसेंट्री को कवर करेगा और ऑर्निडाजोल जो है अमीबिक डिसेंट्री को। तो किसी भी टाइप की अगर डिसेंट्री होगी पेशेंट को तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक नेक्स्ट दवाई है नाइटाजोक्सामाइड, 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है दोस्तों, ये भी दे सकते हैं। डाइलोक्सामाइड फ्यूरोएट फॉर अमीबिक डिसेंट्री, ये भी दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री। सिप्रोफ्लोक्सासिन फॉर बैसिलरी डिसेंट्री 500 मिलीग्राम बीडी देते हैं इसको, या फिर मेट्रोनिडाजोल देते हैं अमीबिक डिसेंट्री के लिए। अगर मेट्रो दे रहे हैं तो 400 मिलीग्राम बीडी देते हैं। लेकिन मेट्रोनिडाजोल का मेटेलिक टेस्ट होता है और दिन में 3 बार देनी पड़ती है, तो आजकल अपन ऑर्निडाजोल देते हैं इसकी जगह, जिसका बेटर टेस्ट होता है और बीडी डोजिंग होती है इसकी। या फिर आईवी इमिडाजोल दे सकते हैं, या कॉम्बी दे दो जिसमें बैसिलरी और अमीबिक दोनों डिसेंट्री को अपन कवर कर सकें, ओफ्लॉक्स ऑर्निडाजोल दे सकते हैं दोस्तों। नाइटोजोक्सामाइड 500 मिलीग्राम, ये भी टैबलेट दे सकते हैं। डाइलोक्सामाइड फ्यूरोएट फॉर अमीबिक डिसेंट्री, ये भी दोस्तों दे सकते हैं। अगर पेशेंट को ओनली बल्की स्टूल है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन है, तो उसे ट्रीट नहीं करना है। मतलब अगर पेशेंट को बार बार मोशन हो रहा है और या फिर बल्कि स्टूल हो रहा है तो पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक अपने को नहीं देनी है। तो ऐसे केस में केवल पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। क्यों? हम एंटीबायोटिक देने से क्या नुकसान कर रहे हैं, जो अपना जो गट फ्लोरा है दोस्तों, उसके जो नॉर्मल गट कमेंशियल बैक्टीरिया है उनको हम मार रहे हैं, जिससे दूसरे जो खतरनाक वाले बैक्टीरिया पनपते हैं
जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं और साथ में रेजिस्टेंट भी बढ़ाते हैं। मतलब अगर पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, केवल उसको मोशन ज़्यादा हो रहा है, बल्कि स्टूल हो रहा है, कोई ब्लड या म्यूकस नहीं आ रहा है, तो पेशेंट को अननेसेसरली एंटीबायोटिक नहीं देना है। अगर पेशेंट को ब्लड आ रहा है या म्यूकस आ रहा है तो ही पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल या पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये एंटीबायोटिक यूज करनी है दोस्तों। अगर पेशेंट को केवल मोशन है, केवल बल्कि स्टूल है या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिसके अंदर वायरल कॉज हो सकता है या बैक्टीरियल कॉज है भी, तो वो उसके सेल्स के अंदर एंट्री नहीं कराया अभी, तो उस केस में पेशेंट के कोई भी एंटीबायोटिक का ज़्यादा रोल नहीं है। इसलिए अपन को अननेसेसरली पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं खिलाने, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो अपने उसके नॉर्मल गट कमेंशियल बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और ज़्यादा डायरिया होता है और उसको सिस्टमिक इफेक्ट या और सीरियस उसको तकलीफ होती है। ऐसे केस में केवल पेशेंट को ORS देना है, पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है और बस वो अपने आप से 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपको होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।